हेलो एवरीवन, आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइएगा मेरे साथ बने रहिएगा। देखते हैं 31 क्वेश्चन। अ डिवाइस विच डिटेक्ट द फॉल्ट एंड सप्लाइज इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेकर फॉर द सर्किट इंटरप्शन इज कॉल्ड। तो इसमें बात की गई है कि हमें फॉल्ट का पता लगाना है, हमें किसी फॉल्ट का पता लगाना है, इसकी सूचना किसी भी सर्किट में कौन देता है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये सूचना यानी कि आपका देखिए एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है और सर्किट ब्रेकर से कैसे अलग होना है इसकी जानकारी कौन देता है, रिले। इसकी जानकारी कौन देगा, रिले देगा। तो यहाँ पे पहले रिले लगा होता है यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर तो ब्रेक करता है, ठीक है, लेकिन इसका पता कौन लगाता है, इसका पता लगाता है रिले। अरेस्टर क्या होता है, जो पूरी हीट को एकदम से यहाँ पे शट कर देता है, जो हीट को यहाँ पे आने से एकदम से अरेस्ट कर लेता है यहाँ पे। तो अरेस्टर एक लगा रहता है जो कि हीट को पूरा कंज्यूम कर लेगा। कंडक्टर आपका नॉर्मल जिसमें करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा रिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूजली डीजल पावर सिस्टम पावर स्टेशन इज यूज्ड वेयर डिमांड ऑफ द पावर इज। तो देखिए डीजल पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर पावर की डिमांड किस प्रकार की होगी, डिमांड पूछी गई है। तो डिमांड बहुत ही कम होती है डीजल पावर स्टेशन में। अगर इलेक्ट्रिक है तो वहाँ पे पावर की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन डीजल पावर स्टेशन में इसकी वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड द मिडल जंक्शन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट। तो कह रहे हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड यानी कि यहाँ पे थायरिस्टर की बात नॉर्मली करती, या नॉर्मल ट्रांजिस्टर की हम लोग अगर बात करते हैं, या डायोड की बात करते हैं। तो अगर डायोड की बात करते हैं तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड अगर दे दिया जाए, जैसे ये माइनस हो गया, एक आपका प्लस हो गया, तो इस तरीके से ये आपका एक क्या क्रिएट कर देगा दोस्तों, यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी यानी कि इसका एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, कैपेसिटेंस। तो एक तरफ नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हो जाएंगे और एक तरफ पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कैपेसिटर जनरेट हो जाता है किसी भी एक नॉर्मल डायोड में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 यानी कि कैपेसिटर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात कर दी है, ओवरलैपिंग किस में होती थी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये लोग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग का मतलब है ये है आपका कंडक्टर, यानी कि बैलेंस बैंड हो गया और ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये किस में किसकी कंडीशन है, कंडक्टर की कंडीशन है। अगर मान लीजिए इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एक लार्ज गैप हो, जो कि अगर हम बोल दें 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ रही है एनर्जी की, तो इसका मतलब जर्मेनियम का ये बना होगा, बनाना पड़ेगा, है ना। ये सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे। सेमीकंडक्टर में क्या होता, एक वेरी मिनिमम गैप होता है किसके बीच, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच। तो इसमें जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है और सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ये आपका एक एनर्जी गैप है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि इंसुलेटर की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, ये होता है 10 की घात 15 इस ओम, इसका रेजिस्टेंस होता है 10 की घात 15 ओम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा गया है कि इंसुलेटर में कितना गैप होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 की घात 15 ओम लगभग इसका होता है। जबकि कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड अगर ओवरलैपिंग हो रही तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, एनर्जी गैप नहीं है, यानी कि ये कौन सा है, ये आपका कंडक्टर है। क्या होगा मित्रों, ये आपका कंडक्टर होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैपलन टरबाइन इस। तो देखिए दोस्तों हमने दो प्रकार की आपको बताई थी, एक तो बताई थी हमने इम्पल्स टाइप, और एक बताई थी रिएक्टिव टाइप। तो इम्पल्स टाइप जो होती है वो हाई स्पीड से काम करेगी, और जबकि रिएक्टिव टाइप होगी ये आपकी एक लो स्पीड से काम करती है, और एक इसमें हाई और मीडियम स्पीड से काम करती है, हाई एंड मीडियम। तो यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि भैया जो कैपलन टरबाइन होती है ये कौन सी है। तो कैपलन ये कौन सी होती है, लो। कैपलन कौन सी होती है, लो। कैपलन होती है फ्रांसिस, कौन सी होती है, हाई। इस तरीके से हम लोग कैपलन, फ्रांसिस, डेरियक, है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो लो होती है कौन, कैपलन। इसको आप इस तरीके से बिल्कुल याद कर लेंगे, कंठस्थ हो जाना चाहिए। एक वीडियो लेक्चर हमने इसमें बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें एक एक टरबाइन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, वो आप वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज टू बी हैंडल्ड स्विच गियर में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। तो स्विच गियर को हम लोग किस में क्लासिफाइड कर लेते हैं, स्विच गियर। पहली बात तो होता क्या है आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्विच गियर में क्या क्या आता है, आपका सर्किट ब्रेकर आएगा,
है ना, लाइटनिंग अरेस्टर आ जाएगा, रिले आ जाएंगे, फ्यूजेस आ जाएंगे। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सभी पार्ट है आपका स्विच गियर का। तो ये किस में होता है कनेक्शन? ये आउटडोर कनेक्शन होता है, घर के बाहर होता है या कहीं नहीं होता है, या इंडोर होता है, दोनों जगह। तो दोस्तों ये तो दोनों जगह यूज़ करते हैं, इंडोर और आउटडोर, है ना। यानी कि स्विच गियर यूज आर बेसिकली आर यूज फॉर द कॉमर्शियल, बट इट इज़ यूज इन आउटडोर एंड इंडोर बोथ द कंडीशंस। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टाइम और टर्न ऑन टाइम, ट्रांजिशन टाइम और टर्न ऑन टाइम की बात कर दी गई, क्या होता है इसमें से? देखिए दोस्तों, ये ट्रांजिशन और टर्न ऑन टाइम की बात कर दी है थायरिस्टर के लिए। किसके लिए बात कर दी है? थायरिस्टर के लिए बात कर दी। ये आपका एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये गेट होता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, देखिए ट्रांजिशन टाइम और टर्न ऑन टाइम, यानी कि एचसीआर को टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन एचसीआर कब होता? आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से पढ़ी होगी, ये इधर पे होता है आपका होल्डिंग करंट और इसके ऊपर होता है आपका लैचिंग करंट, है ना। यानी कि टर्न ऑन कब होगा? जब यहाँ पे लैचिंग करंट ग्रेटर हो होल्डिंग करंट से। क्या बोला मैंने? लैचिंग करंट ग्रेटर हो किससे? आपका होल्डिंग करंट से। इसका मतलब अगर लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ग्रेटर हो गई, यानी कि जो एनोड करंट है ये आपका हो गया 0.1 से लेके 0.9 तक, 0.1 से लेके 0.9, यानी कि 10 to 90% में इसको बोल सकते हैं। यानी कि करंट जो है वो 10 से 90% हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन क्या दिया है? द फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 90%, एनोड करंट डिक्रीज 9 to 20, नहीं, करंट तो यहाँ पे बढ़ेगा। दूसरा बोला फॉरवर्ड एनोड करंट डिक्रीज 90 to 10%, बट द एनोड करंट ऑल्सो डिक्रीज विथ 90 to 10%। ये भी गलत हो गया, हमें तो ऑन करना, ऑफ थोड़ी करना, तो करंट तो बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज डिक्रीज फ्रॉम 90 to 10%, बट द एनोड करंट इंक्रीज 10 to 90%। तो एनोड करंट इंक्रीज, इसमें क्या बोला गया दोस्तों? इसमें बोला गया है एनोड करंट इंक्रीज। तो एनोड करंट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 90% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ता है ये एक रेसिप्रोकल कंडीशन देगा, है ना। ये नॉन लीनियर प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज हमारा ऑटोमेटिकली 90 to 10% आ जाएगा। तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता चला जाता है, करंट बढ़ता चला जाता है, इस प्रकार से इसमें एकदम से कंडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच गेट ऑपरेशन गिव हाई आउटपुट व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई। अगर एक भी इनपुट हाई हो जाए, इसका मतलब एक एनी वन का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक हाई हो जाए। और कोई भी एक हाई होने का मतलब दोस्तों ये हो गया, जैसे हमने दो इनपुट लिए ए बी, और यहाँ पे आउटपुट बाय, यानी कि या तो आप 0 0 लोगे या 0 1 लोगे या 1 0 लेंगे या फिर 1 1 लेंगे। तो 0 0 पे 0 होगा, 1 1 पे 0 होगा, जबकि 0 1 पे हाई हो जाएगा या 1 0 पे हाई हो जाएगा। इसका मतलब 0 1 या 1 0 पर ये हाई होता है और 0 0 पे और 1 1 पे लो होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी डिटेक्टर। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सॉर गेट। कौन सा गेट होता है? एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट की कंडीशन होती है कि कोई भी अगर एक हाई हो जाए, ठीक है, एक भी वैल्यू अगर हाई हो जाए तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करने लगता है, इस पे आउटपुट आपको हाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों? आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया ऑप्शन 1, है ना, एक्सॉर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बोला गया है बाय यूजिंग फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ द एचसीआर बाय वेयरिंग फ्लस्क एंड नॉइज इज अवॉइड। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फॉल्स ट्रिगरिंग हो गई है, यानी कि फॉल्स ट्रिगरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्शन टेक्निक के बारे में, जिसमें DI/dt प्रोटेक्शन होता है, DB/dt प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, हाई करंट प्रोटेक्शन होता है और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है ना, गेट प्रोटेक्शन होता है और नॉइस प्रोटेक्शन होता है। ये सारे प्रोटेक्शन इसमें होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। DI/dt प्रोटेक्शन में हम लोग इंडक्टर का यूज करते हैं, DB/dt प्रोटेक्शन में स्नवर सर्किट का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हाई करंट के लिए हम लोग फ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ना गेट के लिए हम लोग एक डायोड लगा देते हैं, नॉइस के लिए हम लोग अलग से उसमें एक जीना डायोड वगैरह, उसके साथ एक पैरेलल में रजिस्टर लगा देते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं इसमें होती हैं। खैर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? नॉइस प्रोटेक्शन। तो नॉइस प्रोटेक्शन की बात करते हैं, यानी कि मैंने क्या बात करी? गेट वगैरह, नॉइस के लिए हम लोग गेट वगैरह डायोड वगैरह लगा देते हैं। तो गेट लीड यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथ साथ
ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, देख के पता चल जा रहा है। इस तरह की क्वेश्चन आपके 2018 के यूपीपीसीएल के पेपर में आए हैं, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया। देखते हैं इस बार आपका कौन सा पोर्शन आने वाला है। बस एक एक सेट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप लगा लीजिए, आपको बहुत एडवांटेज देखने को मिलने वाला है। जो लोग सिंसियर तरीके से सुन रहे हैं वो डेफिनेटली सक्सेस होंगे 101%। नेक्स्ट बोला है द फॉरवर्ड dv/dt रेटिंग ऑफ द एससीआर। देखिए dv/dt बोला गया, dv/dt बोला है। जब dv/dt बोला गया तो इस स्थिति में क्या होता है, dv/dt प्रोडक्शन में हम लोग इस्नवर सर्किट का यूज करते हैं। इस्नवर सर्किट हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्नवर सर्किट। अब अगर इसको हम लोग लगा दिया जाए तो इसमें होगा क्या, तो इसमें यही बोला है होगा क्या। तो देखिए फॉरवर्ड dv/dt रेटिंग ऑफ एससीआर इंक्रीज द जंक्शन टेम्परेचर, इंक्रीज द जंक्शन टेम्परेचर, यानी कि जंक्शन के अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो dv/dt की वैल्यू भी बढ़ जाती है, dv/dt की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि I बराबर होता है आपका C dv/dt। I बराबर C dv/dt। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो dv/dt की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। I/C इक्वल्स टू dv/dt हम बोल सकते। तो इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर। तो dv/dt रेटिंग की जब भी बात करेंगे तो उस स्थिति में dv/dt बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, BT से। ठीक है, BT थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहलाता है आपका। चलिए नेक्स्ट है द टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ द एससीआर कैन बी ऑप्टेंड बाय। तो टू एससीआर यानी कि अगर हम लोग दो ट्रांजिस्टर को लगा दें और ये एससीआर बना दे, क्या बना दे, एससीआर बना दे, तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए ध्यान से सुनना, एससीआर कैसा होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। PN यही है, नीचे कैथोड ऊपर एनोड और फिर एक गेट टर्मिनल हम लोग यहाँ पे लगा देते। इसमें बोला टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि दो ट्रांजिस्टर इससे कैसे मिल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि PNP ट्रांजिस्टर की हम लोग बात करते हैं तो ये आ गया PNP, है ना, ये PNP हो गया। और आपका जो इसका एमीटर है ये इसके गेट से कनेक्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा NPN ट्रांजिस्टर। और ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाला है ना, ये आपका क्या हो गया, ये गेट, इधर पे क्या आ गया, गेट टर्मिनल आ गया। ये आपका गेट टर्मिनल हो जाता है। और अपन को पता है ये ऊपर वाला क्या होगा, एनोड हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, कैथोड हो जाएगा। इसे बोल देंगे हम लोग कैथोड। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे भैया, इसको बोल देंगे हम लोग कैथोड। तो ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, ये वाला इससे कनेक्ट होता है, ये वाला इससे कनेक्ट होता है। और ये वाला क्या हो गया, ये आपका इधर से जो आया ये क्या हो गया, एनोड हो गया। मैंने इसको उल्टा बना दिया, इस वाले को मैंने अपोजिट बनाना चाहिए था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। PN है तो इसको अगर मैं और अच्छे से बना दूं तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। PNP और ये हो जाएगा NPN। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया, ये गेट टर्मिनल लग गया, NPN। तो ये बन गया, एक ट्रांजिस्टर ये बन गया, एक ट्रांजिस्टर ये बन गया तुम्हारा। तो दो ट्रांजिस्टर इस तरीके से यहाँ पे लग गए। तो यहाँ पर ये क्या करता है, मिडिल टू लेयर, बाइसेक्टिंग द एससीआर मिडिल टू लेयर, ये बाइसेक्ट कर देगा दो अलग अलग लेयर में। ठीक है ना, जब एससीआर को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बोला है द करंट जीरो इंटरप्शन इन ऑयल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज अचीव बाय। तो बहुत आसान है। देखिए जीरो इंटरप्शन की जब भी बात कर देते हैं किसी भी ऑयल या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, तो ये कब किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है गैप पर, किसी भी किसके गैप पर, ये निर्भर करेगा लेंथनिंग ऑफ गैप और कूलिंग एंड ब्लास्ट इफेक्ट पे। तो जैसे SF6 होता है आपका, SF6 आपने पढ़ा होगा, है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी आपका एक सर्किट ब्रेकर होता है। इसी प्रकार से एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे तो पूछा है ऑयल और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जीरो इंटरप्शन करंट किसके कारण से होता है, तो लेंथनिंग ऑफ द गैप, अगर गैप ज़्यादा कर दिया जाए, उसकी गैप को चेंज कर दिया जाए, या फिर उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाए उस स्थिति में। तो आपको ये पॉइंट लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बोला गया हाउ इज द वोल्टेज डिटरमाइन व्हेन द करंट एंड रेजिस्टेंस आर गिवन। ठीक है, तो देखिए ये तो छोटा छोटा बच्चा कर लेगा, वोल्टेज निकालना है, करंट रेजिस्टेंस दिया है, तो इसका मतलब हमें करंट
और रेजिस्टेंस का गुणा करना पड़ेगा। अगर करंट और रेजिस्टेंस का गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसमें यही लिखा है, डिवाइड करना पड़ेगा करंट को रेजिस्टेंस के साथ, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या ऐड। तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई द करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए जैसे कुछ नहीं आता वो ये क्वेश्चन तो कर ही लेगा, 1 नंबर तो ले ही आएगा यूपीपीसीएल में। समझ में आ रही है बात। तो कितना अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया, अच्छा तो नहीं कहेंगे इसे। नेक्स्ट है अपरेटस यूज फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो सभी को पता है ये स्विचिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग में हम लोग काहे का उपयोग करते, स्विच एंड गियर का उपयोग करते। ठीक है, स्विच एंड गियर का उपयोग करते। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ बैटरी। तो इनमें से कौन सी यूनिट है जो कैपेसिटी को आपकी बढ़ा देती है, यानी कि कैपेसिटी को मेजर करती है। किसकी कैपेसिटी को, किसी बैटरी की। तो आपको पता है जब भी हम बैटरी की बात करते तो ये एम्पियर, सॉरी ये किस में आता है, ये आपका एम्पियर आवर के फॉर्म में आता है। एम्पियर आवर, एम्पियर आवर क्या, बैटरी। बैटरी किसके फॉर्म में रहती है, हमेशा एम्पियर आवर के फॉर्म में रहेगी। जबकि एनर्जी की बात करेंगे वो किसके फॉर्म में रहता, वाट आवर के फॉर्म में रहता। ठीक है, नॉर्मल करंट की बात करेंगे एम्पियर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगर एक्टिव पावर की बात करेंगे वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में रहेगा। इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट चलता है। खैर बैटरी बोला तो एम्पियर आवर इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हेयर टू थ्रेड्स आपको 2 दिए गए, वी एंड सी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन। 2 थ्रेड दिए गए जिनका सेम क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या है, बी एंड क्रॉस, सेम क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल के बने। ठीक है, इसमें आर बी बराबर 500 दिया, आर सी बराबर 100 दिया। आपको पता है आर बराबर एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो सेम क्रॉस सेक्शन है यानी कि एरिया सेम है और सेम मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल है नॉर्मली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर बी अपॉन आर सी बराबर एल बी अपॉन एल सी। सिर्फ ये रिलेशन दिया तो ये आर बी कितना है 500, ये कितना है 100, एल बी कितना है पता नहीं, एल सी कितना है पता नहीं। इससे कैंसिल करेंगे 5, यानी कि एल बी बराबर 5 एल सी, एल बी बराबर 5 एल सी, एल बी बराबर 5 एल सी, यानी कि बी की जो लेंथ होगी वो सी की लेंथ के 5 गुनी होगी। तो नंबर ऑफ द टाइम्स बी इज लॉन्गर देन द सी इज 5 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द पायलट वायर आर। पायलट वायर हम लोग यूज़ करते हैं एक घरेलू नॉर्मल कनेक्शन के लिए, जब भी हमें अरेंजमेंट लगाना पड़ता है सप्लाई वगैरह के लिए, तो वहाँ पे पायलट वायर के बारे में पूछा गया। पायलट वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लीजिए बिल्कुल। तो 500 ओम से कम होना चाहिए। कितना, 500 ओम से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। तो पायलट वायर रेजिस्टेंस इज लेस देन द 500 ओम, 500 ओम से कम होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट बोला है, विच टाइप ऑफ द पावर स्टेशन यूज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आपको पता है वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना तो हाइड्रो पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स हाइड्रो पावर स्टेशन का यहाँ पे यूज होगा, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ऑप्शन 3 विल भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ पावर स्टेशन कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस। तो किसी भी प्लेस पर कौन सा है जो हमको हमेशा लगा सकते हैं, कौन सा ऐसा है जिसको हम हमेशा लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। एट एनी प्लेस लिखा है, कौन सा पावर स्टेशन। तो डीजल है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, स्टीम है। तो मैं आपको जानकारी दूँ, न्यूक्लियर तो हम वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पर हमारे पास उसके जैसे कोयला वगैरह है या यूरेनियम वगैरह है या फिर ग्रेफाइट की छड़ें हैं ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो पाएँ, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन का यूज़ करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहाँ लगाएंगे जहाँ पे नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, तालाब बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पे या समुद्र के आसपास के एरिया में वहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगा सकते हैं। स्टीम पावर स्टेशन जहाँ पर हम लोग खाद्य पदार्थ वगैरह ये सब और भी स्टीम जहाँ पे हम जनरेट कर पाएँ किसी भी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे। डीजल पावर स्टेशन हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, डीजल पावर स्टेशन हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आयात निर्यात आपको करना ही है। ठीक है, तो 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है, विच टाइप ऑफ द जनरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ द कोल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस में हीट को हम लोग एकदम से कन्वर्ट कर देते हैं। हीट का मतलब वही स्टीम जनरेट कर रहे हैं, यानी कि स्टीम पावर स्टेशन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन दिए। जो भी आराम से अगर कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा वो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा लेगा। अगली बात कर दी गई है, मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रिक मोटर, स्पीकर, रिले यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। काहे में इन सब का यूज किया जाता है, जियोथर्मल एनर्जी में,
यानी कि भूगर्भ से जो एनर्जी जनरेट की जा रही है, या हाइड्रोकेमिकल एजेंट में हाइड्रोकेमिकल जो हम लोग है ना, जो भी आपके केमिकल एजेंट्स जैसे जो आपके जीव होते हैं मर जाते हैं तो उनसे ऑयल वगैरह निकलता है, उन्हीं ऑयल को हम लोग प्योर करके क्लीन करके उसका यूटिलाइज करते हैं, तो हाइड्रोकेमिकल एजेंट्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो मैग्नेटिक डिस्क किस में होती, इलेक्ट्रिक मोटर तो ये किसी जीव में होगी क्या, जियोथर्मल एनर्जी में होगा क्या मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि ज़मीन से निकलेगी क्या, ऐसा तो है नहीं, स्पीकर निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। तो आपने छोटा सा स्पीकर देखा होगा, जो छोटा सा स्पीकर होता है, छोटा सा स्पीकर देखा होगा उस, है ना, उसमें एक मोटर भी लगी रहती है, किसी में मैग्नेटिक डिस्क भी होती है, उसमें रिले वगैरह भी लगी रहती हैं, तो ये किस में होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चाहे स्पीकर हो, चाहे रिले हो, चाहे मोटर्स हो, चाहे मैग्नेटिक डिस्क हो, इन सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट तो होता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो होता ही है। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज द रेशियो ऑफ, देखिए दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सिंक्रोनस मोटर की हम लोग जब भी बात करते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट एक्सिस और एक होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस, एक होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सिस में बी मैक्स अपॉन आई मिन, बी मैक्स अपॉन आई मिन, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम करंट। और जबकि क्वाड्रेचर की बात करते हैं तो वी मिन अपॉन आई मैक्स, बी मिन अपॉन आई मैक्स, यानी कि मिनिमम वोल्टेज और यहाँ पे मैक्सिमम करंट होता है, मिनिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट। ये क्या कहलाता है, एक्स क्यू कहलाता है, यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेचर का पूछा था, तो वेरी मिनिमम यानी कि मिनिमम वोल्टेज हो जाएगा और मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट इसमें अभी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, यहाँ तक के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लगा लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।